हम एक ही बात पे ध्यान दे रहे हैं, एक पक्ष सब लोग देख रहे हैं कि विधानसभा में भर्ती घोटाला हुआ है। घोटाले में भी घोटाला है कि एक तो सिफारिश पे लगाते हैं, मंत्री इनके कहते हैं हमारा काम ही सिफारिशी पत्र देना है, लेकिन क्या ये फ्री में सिफारिशी पत्र दे रहे हैं? क्या ये फ्री में नौकरी लगा रहे हैं? इस पर हमें अंदेशा है कि हमें लगता है इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ उठाने का काम किया गया है, कहीं ना कहीं बड़ा मोटी रकम लेने का काम किया गया है। और ये बात इसलिए कह रहे हैं, इससे पहले हम नहीं कहा, इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव से कुछ महापूर्व और चुनाव के कुछ दिनों बाद करोड़ों रुपए का संपत्ति का लेन देन हुआ। देन तो नहीं हुआ, लेन ही लेन हुआ। देखिए, लेकिन नेताजी ने अपनी पत्नी के नाम, बेटे के नाम अभी करोड़ों रुपए की संपत्तियों का खरीद फरोख्त की है। तो मेरा एक अंदेशा है कि अचानक चुनाव में तो बहुत पैसा खर्च हो जाता है और चुनाव खत्म होते ही आप मैंने तो संपत्ति बेची अपनी और ये संपत्ति खरीदी है चुनाव लड़ने के बाद। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बड़ी संपत्ति खरीदियाँ हैं। देवप्रयाग में, तपोवन में भी कहीं अभी होटल की एक जिक्र चल रहा है और देहरादून में। तो ये जो संपत्तियों का खरीद फरोख्त हुई है, संपत्तियों का लेन देन हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये पैसा आखिर आया कहाँ से। तो मेरी पार्टी का आशंका है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा लेन देन हुआ है, तब उस लेन देन के माध्यम से नौकरी के बदले भूमि का कहीं ना कहीं मुझे इसमें अंदेशा है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जब ईडी पश्चिमी बंगाल में जाके वहाँ मंत्रियों के सब खाते खंगाल सकती है, दिल्ली में क्या नाम है उप मुख्यमंत्री को खंगाल सकते हैं, यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा यहाँ पे भी ईमानदारी दिखाए। प्रवर्तन निदेशालय आए, हम तो कह रहे हैं हम स्वतः संज्ञान ले लें, आप चेक कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो सही है तो हम भी उनको माला पहनाएंगे। अगर माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उन्होंने कोई भी लेन देन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जो हमारा आशंका है, अगर वो बिल्कुल यार, तो हम भी उनको माला पहना देंगे। एक संपत्ति है 279/1, ये खसरा नंबर विवादित है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसडीएम कोर्ट में भी चिपका हुआ है और लोग भी, और नगर निगम के अधिकारी भी कह रहे हैं। आप सोचिए, वर्षों से एक व्यक्ति के नाम घिल्डियाल जी हैं, रमेश चंद्र घिल्डियाल, उनके नाम चलता हुआ आ रहा है। लोगों ने उसके बाद पता नहीं कितने लोगों ने बेच ली, खरीद ली, आज तक किसी के नाम परिवर्तन नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद केवल एक व्यक्ति ऐसा अवतार पैदा होता है कि उसके लिए एसडीएम भी आउट ऑफ वे जाकर कहते हैं ये संपत्ति में कोई विवाद नहीं है, वाद रहित है। एसडीएम लिखते हैं, उसमें कागज़ है हमारे पास, और उनको एनओसी जारी कर देते हैं। और उसके बाद बड़ी बात नगर निगम के अधिकारी करते हैं कि नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि जिनसे इन्होंने खरीदी है उनके नाम कोई दर्ज नहीं है, उन्होंने जिससे खरीदी उसके नाम भी दर्ज नहीं है, उन्होंने जिससे खरीदी उसके नाम भी दर्ज नहीं है। वो लिखते हैं और कहते हैं विवादित खसरा है, बोलते भी हैं। उसके बावजूद भी उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी जाती है और किसी के नाम नहीं हुए अभी तक ट्रांसफ़र। रमेश चंद्र घिल्डियाल के बाद अगर कोई आए हैं तो आदरणीय पीएस अग्रवाल आए हैं, और कोई नहीं आया उससे बीच में किसी के नाम में अभी ट्रांसफ़र नहीं, जो जैसा मुझे जानकारी है। अगर है तो निकालें सबको सामने। एक आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी कहता है ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। क्या बाद में कोई ऐसा माइकलाल आके कह देता है कि ये जगह तो किसी और की है? कह सकता है? मैं तो नहीं मानता। तो होना चाहिए, उसको भी सार्वजनिक होना चाहिए, उसका भी सार्वजनिक हो। और इसमें भी कहीं ना कहीं हमें अंदेशा है कि सत्ता पक्ष के लोग, इसमें भी कहीं ना कहीं हमें अंदेशा, सत्ता पक्ष के लोगों ने ये कहते हैं ना, जैसे पहले पकड़वाते हैं फिर बाद में छुड़वाने जाते हैं। आजकल ये धंधा भी चल रहा है, पहले पकड़वा रहे हैं फिर छुड़वा रहे हैं एहसान करके कि भैया छुड़वा दिया तुमको, और छुड़वाने की कीमत वसूल हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी धांधला है। तभी तो मैं कह रहा हूँ इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बहुत कुछ निकलेगा इस उत्तराखंड के अंदर, ऋषिकेश के अंदर ये जड़ निकलेगी। उत्तराखंड के अंदर तो शाखाएं हैं, ऋषिकेश में जड़ निकलेगी। तो मैं चाहूँगा इसमें जाँच होनी चाहिए। आज क्यों चुप्पे साधे बैठे मोदी जी? आपके पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपके विधायक बोल रहे हैं, तमाम तरह के और सारे लोग बोल रहे हैं, तो आज क्यों चुप्पी साधे हैं? बाहर करिए ना ऐसे लोगों को, तब तो हम माने आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर ये बाहर नहीं होते हैं तो ये स्पष्ट हो गया, और उत्तराखंड के युवाओं को भी स्पष्ट हो जाएगा कि जिन मोदी जी के पीछे वो अपने जान प्राण कुछ भी नहीं देते, उनके आड़े तिरछे प्रत्याशियों को केवल मोदी जी के नाम पर जिताकर सदन में भेजने का काम करते हैं, उनका भी विश्वास मोदी जी से उठ जाएगा अगर ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। जी, ये पूरे उत्तराखंड के युवाओं के साथ एक धोखा है इस प्रदेश सरकार द्वारा, और हम
इस जो पूरा षड्यंत्र पूरे उत्तराखंड में युवाओं के खिलाफ चल रहा है सरकार के द्वारा, उसकी हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और जब तक इसकी सीबीआई जांच चलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी जो उस टाइम तत्काल विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्हें अपने पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जहां आम जनता महंगाई से त्रस्त है, वहीं मंत्री जी के सुपुत्र महोदय जमीन खरीद रहे हैं, महंगी महंगी जमीनें खरीद रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे अभिनव भाई? जी, मंत्री जी विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए ही इतना कारनामे कर चुके हैं। अब तो वो मंत्री जी हैं, जितनी तब ली थी अब तो 4 गुना और ले सकते हैं। उनके पास संसाधन बढ़ गए हैं, उनकी गाड़ियों के काफिले बढ़ गए हैं, उनके आसपास लोग बढ़ गए हैं, तो अब तो उनकी पावरें बढ़ गई हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, आपका स्वागत है। आज कांग्रेस के नेता जयेंद्र मोला ने, जो विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं 2022 के, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है जिसका सीधे सीधे टाइटल ये है, आम जन का बेटा अग्निवीर, मंत्री का बेटा भांजा विधानसभा वीर। साथ में विधानसभा भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा एक तरफ तो लोग अपनी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, वहीं जो है विधानसभा अध्यक्ष पूर्व में रहे और वर्तमान में मंत्री हैं, उनके सुपुत्र महोदय पर भी बड़े बड़े जमीन घोटालों के आरोप भी लग रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि आखिर ये आरोप कैसे लग रहे हैं, क्या क्या इनके प्रमाण जयेंद्र मोला आज प्रस्तुत कर रहे हैं, इनसे ही सीधे बात करेंगे। भाई साहब, क्या बोलेंगे आप? नमस्कार डिमरी जी, मेरा ये कहना है कि हम एक ही बात पे ध्यान दे रहे हैं। एक पक्ष सब लोग देख रहे हैं कि विधानसभा में भर्ती घोटाला हुआ है। घोटाले में भी घोटाला है कि एक तो सिफारिश पे लगाते हैं, मंत्री इनके कहते हैं हमारा काम ही सिफारिशी पत्र देना है, लेकिन क्या ये फ्री में सिफारिशी पत्र दे रहे हैं? क्या ये फ्री में नौकरी लगा रहे हैं? इस पर हमें अंदेशा है कि हमें लगता है इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ उठाने का काम किया गया है, कहीं ना कहीं बड़ा मोटी रकम लेने का काम किया गया है। और ये बात इसलिए कह रहे हैं, इससे पहले हम नहीं कहा, इसलिए कह रहे हैं कि चुनाव से कुछ महापूर्व और चुनाव के कुछ दिनों बाद करोड़ों रुपए का संपत्ति का लेन देन हुआ। देन तो नहीं हुआ, लेन ही लेन हुआ। तो वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? हो सकता है उनके पास कोई ऐसी संपत्ति थी, उसको बेच के उन्होंने लिया हो, लेकिन हमारा अंदेशा है, हम शक कर रहे हैं। और शक करना हमारा इसलिए भी काम है क्योंकि इस तरह की घोटाले होने नहीं चाहिए। इस तरह के घोटाले अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो 8,000 बेरोजगार युवा जिसने 800-900 रुपये फीस देकर परीक्षा दी, वो आज भी हाई कोर्ट पर ताक रहा है कि कब हाई कोर्ट से डिसीजन आएगा, कब हमारा। उससे पहले तो उनकी सीटें भर गई, अब तो कहेंगे सीट ही खाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो हनन हो रहा, तो उन लोगों की आवाज़ बनकर ऐसे लोग जो सिर्फ सत्ता में बैठने के बाद अपने मेरा परिवार के बारे में सोचते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा कहना है। जयेंद्र भाई, आपका कहना है कि जो भर्ती घोटाले हुए उसमें जो पैसा लिया गया, कहा गया कि अपनों से 8 लाख, गैरों से 15 लाख, इन पैसों को इकट्ठा करके क्या कहीं संपत्ति जोड़ी गई? इस तरीके का गंभीर आरोप आपने विधानसभा अध्यक्ष जो पूर्व में रहे, वर्तमान में मंत्री हैं, उनके सुपुत्र महोदय पे, उनकी पत्नी पर भी लगाए हैं। देखिए, नेताजी के नाम तो अभी मुझे लगता नहीं अभी लेटेस्ट कोई संपत्ति है, लेकिन नेताजी ने अपनी पत्नी के नाम, बेटे के नाम अभी करोड़ों रुपए की संपत्तियों का खरीद फरोख्त की है। तो मेरा एक अंदेशा है कि अचानक चुनाव में तो बहुत पैसा खर्च हो जाता है, और चुनाव खत्म होते ही आप मैंने तो संपत्ति बेची अपनी, और ये संपत्ति खरीदी है चुनाव लड़ने के बाद। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बड़ी संपत्ति खरीदियाँ हैं। देवप्रयाग में, तपोवन में भी कहीं अभी होटल की एक जिक्र चल रहा है, और देहरादून में। तो ये जो संपत्तियों का खरीद फरोख्त हुई है, संपत्तियों का लेन देन हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये पैसा आखिर आया कहाँ से। तो मेरी पार्टी का आशंका है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा लेन देन हुआ है, तब उस लेन देन के माध्यम से नौकरी के बदले भूमि का कहीं ना कहीं मुझे इसमें अंदेशा है। आप क्या चाहेंगे, मतलब अगर लेन देन हुआ तो इसकी जांच एसटीएफ स्तर पे हो, सीबीआई स्तर पे हो, यानी किस स्तर पे, यानी ईडी स्तर पे हो? जिस प्रकार आए दिन ईडी के छापे दूसरे नेताओं पे पड़ रहे हैं, इन पर भी इस तरीके के छापे पड़ने चाहिए। क्या डिमांड है आपकी? बिल्कुल, मैं कहता हूँ जब ईडी पश्चिमी बंगाल में जाके वहाँ मंत्रियों के सब खाते खंगाल सकती है, दिल्ली में क्या नाम है, उप मुख्यमंत्री को खंगाल सकती है, यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा यहाँ पे भी ईमानदारी दिखाए। प्रवर्तन निदेशालय आए, हम तो कह रहे हैं हम स्वतः संज्ञान ले लें, आप चेक कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो सही है तो हम भी उनको माला पहनाएंगे।
अगर माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उन्होंने कोई भी लेन देन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जो हमारा आशंका है, अगर वो बिल्कुल यार तो हम भी उनको माला पहना देंगे, लेकिन जांच करा दें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में, ईडी और सीबीआई की जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैन भाई, एक संपत्ति के मामले में आपने नगर निगम को भी कटघरे में खड़ा किया है कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो दस्तावेज होते हैं उनसे छेड़छाड़ की गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक संपत्ति है 279/1, ये खसरा नंबर विवादित है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये एसडीएम कोर्ट में भी चिपका हुआ है और लोग भी, और नगर निगम के अधिकारी भी करें। आप सोचिए, वर्षों से एक व्यक्ति के नाम घिल्डियाल जी हैं, रमेश चंद्र घिल्डियाल, उनके नाम चलता हुआ आ रहा है। लोगों ने उसके बाद पता नहीं कितने लोगों ने बेच ली, खरीद ली, आज तक किसी के नाम परिवर्तन नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद केवल एक व्यक्ति ऐसा अवतार पैदा होता है कि उसके लिए एसडीएम भी आउट ऑफ वो जाकर कहते हैं ये संपत्ति में कोई विवाद नहीं है, वाद रहित है। एसडीएम लिखते हैं, उसमें कागज़ है हमारे पास, और उनको एनओसी जारी कर देते हैं। और उसके बाद बड़ी बड़ी बात नगर निगम के अधिकारी करते हैं कि नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि जिनसे इन्होंने खरीदी है उनके नाम कोई दर्ज नहीं है, उन्होंने जिससे खरीदी उसके नाम भी दर्ज नहीं है, उन्होंने जिससे खरीदी उसके नाम भी दर्ज नहीं है। वो लिखते हैं और कहते हैं विवादित खसरा है, बोलते भी हैं। उसके बावजूद भी उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और किसी के नाम नहीं हुए अभी तक ट्रांसफ़र। रमेश चंद्र घिल्डियाल के बाद अगर कोई आए हैं तो आदरणीय पीएस अग्रवाल आए हैं, और कोई नहीं आया उससे पहले। बीच में किसी के नाम में अभी ट्रांसफ़र नहीं, जो जैसा मुझे जानकारी है। अगर है तो निकालें सबको सामने। आपने जैन भाई देहरादून के जो पूर्व जिलाधिकारी रहे हैं राजेश कुमार, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये मंत्री जी के घर में चाय पीने आते हैं और बाद में जो है संपत्ति, विवादित संपत्ति को देखने के लिए आते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने उन पर आरोप नहीं लगाया। मैंने ये कहा, डॉक्टर आर राजेश जी आए, मंत्री जी के घर गए, मंत्री जी ने बुलाया था, उनके घर गए, उसके बाद वो विवादित भूमि पे जाते हैं, वहाँ त्वरित कार्रवाई करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, बड़ा बड़ा अखबारों में छपता है, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा कार्रवाई, डीएम साहब आए, बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन जब डीएम साहब ने कार्रवाई, जब तक डीएम साहब रहे तब तक बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट रहा, लेकिन जैसे ही डीएम साहब चले गए उसके बाद ऐसा क्या हुआ मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। हो सकता है कि उसकी जांच वाँच हुई, जांच में सब कुछ क्लियर पाया गया हो, लेकिन क्या एक तरफ एक आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी कहता है ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, क्या बाद में कोई ऐसा माइकलाल आके कह देता है कि ये जगह तो किसी और की है? कह सकता है? मैं तो नहीं मानता। तो होना चाहिए, उसको भी सार्वजनिक होना चाहिए, उसका भी सार्वजनिक। और इसमें भी कहीं ना कहीं हमें अंदेशा है कि सत्ता पक्ष के लोग, इसमें भी कहीं ना कहीं हमें अंदेशा, सत्ता पक्ष के लोगों ने ये कहते हैं ना, जैसे पहले पकड़वाते हैं फिर बाद में छुड़वाने जाते हैं। आजकल ये धंधा भी चल रहा है, आजकल ये धंधा चल रहा है, पहले पकड़वा रहे हैं फिर छुड़वा रहे हैं एहसान करके कि भैया छुड़वा दिया तुमको, और छुड़वाने की कीमत वसूल हो रही है, छुड़वाने की कीमत वसूल हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी धारणा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा इस उत्तराखंड के अंदर, ऋषिकेश के अंदर ये जड़ निकलेगी। उत्तराखंड के अंदर तो शाखाएं हैं, ऋषिकेश में जड़ निकलेगी। तो मैं चाहूँगा इसमें जांच होनी चाहिए। जैन भाई, जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहते हैं कि भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, वहीं यहाँ भर्ती घोटाले से लेकर जमीन घोटाले, हर जगह भाई भतीजावाद ही दिखाई दे रहा है। इस पर क्या? हम तो बार बार कह रहे हैं, मोदी जी ने 2017 के चुनाव में कहा था कि पैसे दे के नौकरियाँ लग रही है, हरीश रावत जी की सरकार पर आरोप लगाए थे, गांधी जी की फ़ोटो दे के नौकरी लग रही है। आज मैं वीडियो शेयर भी करूँगा। लेकिन आज क्यों चुप्पे साधे बैठे मोदी जी? आपके पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपके विधायक बोल रहे हैं, तमाम तरह के और सारे लोग बोल रहे हैं, तो आज क्यों चुप्पे साधे हैं? बाहर करिए ना ऐसे लोगों को, तब तो हम माने आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर ये बाहर नहीं होते हैं तो ये स्पष्ट हो गया, और उत्तराखंड के युवाओं को भी स्पष्ट हो जाएगा कि जिन मोदी जी के पीछे वो अपने जान प्राण कुछ भी नहीं देखते, उनके आड़े तिरछे प्रत्याशियों को केवल मोदी जी के नाम पर जिताकर सदन में भेजने का काम करते हैं, उनका भी विश्वास मोदी जी से उठ जाएगा अगर ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया।